हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे डुअल जीएसटी मॉडल के बारे में। यदि हम जीएसटी में जाते हैं ये डुअल जीएसटी मॉडल क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हमारे अपने नोट्स पर दे रहे हैं यहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल। अब ये डुअल जीएसटी मॉडल क्या कह रहा है? कह रहा है डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया है। कि चाहे आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को ये अधिकार है कि चाहे वो टैक्स लगा सकती है और चाहे वो टैक्स को कलेक्ट कर सकती है। यानी कि अगर जो दोनों में किसी एक को पावर दिया जाता और एक को नहीं दिया जाता तो एक को क्या करना पड़ता, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता कि वो टैक्स को कब लगाएगी या कब बढ़ाएगी या कब कलेक्ट करेगी, उसमें से हम लेंगे। आ रहा समझे ना? लेकिन डुअल जीएसटी मॉडल में क्या किया गया है कि ये दोनों को अधिकार दे दिया गया है। जो हमने आपको पिछली क्लास में इस वाले में बताए थे ना, कितने होते हैं जीएसटी। हमने ऐसे यही बताया था ना, कैसे देखा जाता है तीन, एक सेंट्रल टैक्स और एक स्टेट, लेकिन ये दोनों एक साथ लगाए जाते हैं। आ रहा समझे ना? और एक अलग लगाया जाता क्या, आईजीएसटी। तो ये कह रहा है कि जो डुअल जीएसटी मॉडल है ये अप्लाई किसको होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों को अधिकार दिया गया है। अब सपोज करिए कि और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया होता पावर, जब स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्ट करना होता है इसके ऊपर निर्भर रहता कि कभी कलेक्ट करेगा तभी सेंस बैलेंस हमको मिलेगा। लेकिन जब दोनों को पावर दिया गया है, ये अपना कलेक्ट करे या ना करे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना कलेक्ट कर। और फिर आया कर यहाँ पे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को आ जाओ स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़े। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं। जो टैक्स रिवेन्यू जो कमाने वाले हैं, जो उनके पास इनकम होने वाला है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो निर्भर रहेगा नहीं कि आप कलेक्ट करिए तब उसमें से हमको दीजिए। आ रहा समझे ना? ये अधिकार किसको भी है, स्टेट गवर्नमेंट को भी है कि वो अपना टैक्स क्या कर सकता है, आसानी से रेवेन्यू कर सकता है। और फिर इसी में आता है हमारा क्या क्या आता है, सप्लाई। अब सप्लाई में क्या रहा है, जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक। सप्लाई को दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। चाहे आप वो सर्विस सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो क्या कर रहे हैं, आप गुड सप्लाई कर रहे हो। और आगे कह रहा है कि जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। यदि आप क्या कर रहे हैं, किसी गुड्स को सेल कर रहे हैं, किसको, वो आपका क्या कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। आया समझे ना? लेकिन वही यदि आप क्या कर रहे हैं, सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको चार्ज दिया जा रहा है कुछ और उसके बदले में कोई सेवा दे रहे हैं, वो आप किस में आएंगे, सर्विस। और जब आप खुद दे रहे हैं तो आपका क्या आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है ना? आ जाओ। अब ये सप्लाई क्या, ये समझ में आ रहा है कि जब भी आपका एक बिजनेस है और आप अपने बिजनेस से कोई भी सेवा हो या कोई आपका गुड्स हो, जब आप उसको देंगे तो आपका क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा। जैसे आपका एक बिजनेस है और आपने अपने बिजनेस से किसी कस्टमर को क्या कर दिया, कोई गुड्स सेल कर दिया, क्या कर दिया, कोई गुड्स, तो ये आपके लिए क्या कहा जाएगा, गुड्स ऑफ सप्लाई कहा जाएगा। लेकिन जब कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे, जैसे इंटरनेट हो गया या अन्य कोई सुविधाएं हो गया, तो उसमें आपका क्या आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर सबको ना? अब उसके बाद से आपका आता है यही टाइप्स ऑफ सप्लाई। आपने सप्लाई शब्द तो सुना कि सप्लाई क्या है, कि जब आप किसी गुड्स को अपने पास किसी यहाँ बेचेंगे या किसी से खरीदेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, सप्लाई। और ये सप्लाई दो तरीके का हो गया, पहला गुड्स और दूसरा सर्विस। लेकिन इसके बाद से आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई, कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे इसमें आएंगे तो सबसे पहले इसमें दिया है क्या, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब समझ लीजिए ये दो होता है, ऐसे देखा जाए तो एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। दोनों में थोड़ा सा शब्द का अंतर है, इसमें इंट्रा कह रहा है और इसमें क्या कह रहा है। तो पहले एक बार समझ लीजिए, इंट्रा का मतलब होता है कि आप अपने स्टेट से अपने ही स्टेट में खरीदेंगे या बेचेंगे, तो आपका कौन सा सप्लाई कहा जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई।
और यदि आप अपने स्टेट से कहीं दूसरे किसी स्टेट में खरीद या बेच रहे हैं तो वो आपका क्या कहा जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई को लोकल सप्लाई भी कहा जाता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से पडरौना में रूम लेके आते हैं पढ़ने के लिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर पडरौना के ही हैं। जो पडरौना के उनको क्या कहा जाता है, लोकल कहा जाता है कि ये लोकल के लोग, आ रहा समझे ना। और जो लोग बाहर से आके रहते हैं उनको लोकल तो नहीं कहा जाता है ना। सेम उसी प्रकार से यदि आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में खरीदते हैं उसको क्या कहा जाएगा, लोकल सप्लाई। लेकिन जब आप अपने स्टेट से बाहर जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। अब कह रहा है यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करेंगे तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाएगी। कि जब कोई भी गुड्स हो या कोई सर्विस हो आप अपने स्टेट से अपने ही स्टेट में खरीदते या बेचते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट या लोकल सप्लाई। क्लियर है ना। और फिर आगे कह रहा है सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है, हमारा बिजनेस कहाँ पे है, यूपी में। मान लीजिए कि जो आपका बिजनेस है वो आपका बिजनेस कहाँ पे है, यूपी में। और कह रहा और हम यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या फिर कह रहा है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या लोकल ट्रांजेक्शन कहलाता है। अब मान लीजिए कि आपका ये स्टेट, आपका ये बिजनेस है और ये बिजनेस कहाँ पे है, यूपी। और आप यूपी के भीतर ही, यानी कि ये यूपी के भीतर ही किसी दूसरे से आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे से सेल कर रहे हैं। तो उस समय जो होगा आपका पहला तो हम कह सकते हैं क्या, इंट्रा स्टेट सप्लाई, या तो हम कह सकते हैं लोकल सप्लाई, या हम ये कह सकते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है हमने आपको बताया था ना, क्या है ट्रांजेक्शन। हाँ, कि जब एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कोई लेन देन होता है तो हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो जब हम सेल करेंगे इसमें दो व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन। और कौन सा, इंट्रा स्टेट या तो लोकल। अब ये समझिएगा कि आप कोई भी सामान सेल करिए लेकिन आप अपने स्टेट में रहिए तो आप क्या कहला, क्या करेंगे वहां पे, लोकल। और यही आप अपने स्टेट से बाहर जाते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई। या आप वही गुड्स यदि अपने स्टेट से किसी दूसरे से बाहर स्टेट से करते हैं, यदि आपका यूपी में है और यूपी को छोड़ करके अन्य किसी भी स्टेट से यदि आप करते हैं तो आपका किस में आएगा, जैसे इसमें कह रहा सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है। मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे है, यूपी में रजिस्टर्ड है। और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य, यानी कि आप यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे कि बिहार में गुड्स सप्लाई करते हैं, गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है। चाहे वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाए और चाहे वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इंटर स्टेट कब हुआ, जब अपने स्टेट से अपने स्टेट में खरीदेंगे तभी तो ना। हाँ, जब अपने स्टेट से बाहर खरीदेंगे। और यदि अपने स्टेट से अपने स्टेट में लेन देन करते हैं तो इंट्रा स्टेट, जिसको लोकल सप्लाई भी कहते हैं। क्लियर सबको ना। और इसके बाद आता है आपका इनवार्ड सप्लाई। अब इससे दो शब्द आपका और आ गया, इनवार्ड और आउटवार्ड। क्या आ गया, इनवार्ड और। तो इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब, और आउट का मतलब। तो अब इतना ही आप समझ सकते हैं कि यदि आपका एक बिजनेस है और इस बिजनेस में यदि आप अपने किसी सप्लायर से कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके लिए क्या कहा जाएगा, इनवार्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, और वही यदि आप किसी कस्टमर से सेल करते हैं तो वो आपके लिए क्या कहा जाएगा, आउट। क्या कहा जाएगा, यानी कि जब आप खरीदेंगे तो वो गुड्स या सर्विस आपके बिजनेस में आएगा, और जब यदि आप वो सेल करेंगे तो आपके बिजनेस से
जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो आएगा तो फिर हमारा क्या होगा, इनवार्ड होगा, और ये जाएगा तो आउट। ये क्लियर है ना। अब ये समझ लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है इनवार्ड सप्लाई, कह रहा है जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेस करते हैं वो हमारे इनवार्ड सप्लाई होने पर आईटीसी, आईटीसी का फुल फॉर्म दिया इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होता है। क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधारी बेस। तो जब भी आप कोई जीएसटी में कोई गुड्स परचेस करते हैं ना, तो वो आपका इनवार्ड सप्लाई होगा, और इनवार्ड सप्लाई जब होगा ना, तो आपका जो जीएसटी होगा, जिसको जो पैसा हम पहले दे चुके रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो हमारा भी उधारी बेस पे रहेगा, जो बाद में हम हमारा मिलेगा कब, कि जब हम सेल करें तो पैसा हमारा रिटर्न हो जाए। आ रहा समझे ना। जैसे अगर जो हम ये कहें आईटीसी का मतलब आपने 10 रुपये कोई सामान खरीदा और 2 रुपये उससे जीएसटी दे दिए, तो क्या ये जीएसटी बाद में आपको मिलेगा नहीं, जब सेल करें तो जीएसटी आपको पुनः क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। लेकिन तब तक तो क्रेडिट बेस पे रहेगा ना, जब तक आप उस गुड्स को सेल नहीं करते। आ रहा समझे ना। चलिए, और फिर आगे क्या रहा है इसमें, आउटवार्ड सप्लाई। आउटवार्ड सप्लाई का मतलब क्या है, कह रहा है जीएसटी में हम जो कुछ भी सेल करते हैं तो वो हमारी आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है। यदि आप जीएसटी के माध्यम से कोई भी गुड्स सेल करिए अपने पास, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आउटवार्ड सप्लाई। और फिर कह रहा है आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लाइबिलिटीज बढ़ जाती, क्या बढ़ जाती है, टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि एक कर्ज बढ़ जाता है आपका टैक्स का। कैसे, सपोज करिए, आ जाओ, अभी आप 100 रुपए कोई सामान खरीदे, कितने रुपए का, 100। सपोज करें कि इस पे आपका 10% जीएसटी लगा, मान लेते हैं, कितना परसेंट जीएसटी लगा, तो क्या रुपया हो जाएगा, 10% कह रहे हैं, 10 रुपया नहीं कह रहे हैं। आया समझे ना। चलिए मान लेते हैं कि परसेंटेज घटा दिए, आप आपने जीएसटी कितना दे दिया, 10। तो ये 100 रुपए के ऊपर 10 रुपया है ना, तो आप ये गुड्स को 100 रुपए में तो बेचेंगे नहीं, कुछ बढ़ा के बेचेंगे ना। सपोज करिए कि 100 रुपए पे आपका अगर 10% है, 10 रुपया है, तो वो अगर जो आप 120 रुपये में बेचेंगे तो आपका कुछ ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जीएसटी कुछ बढ़ेगा ना। तो सपोज करिए कि अब आपका जीएसटी हो गया कितना, 12 रुपया, कितना हो गया, 12। तो जब आप सेल कर दिए इसको, तो आपको कितना रुपया मिलना था, 10 रुपया मिलना था ना, वापस आपको 10 रुपया मिलना था, लेकिन आपने उससे लिया कितना, 12। तो ये 2 रुपया जो बच रहा है, ये आपका टैक्स लाइबिलिटीज बढ़ा कि नहीं बढ़ा है, ये कर्ज है कि नहीं है, कि ये क्या करना है आपको, जीएसटी अपने गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। आ रहा समझे ना। तो ये आपके ऊपर क्या रहेगा, एक लाइबिलिटीज रहेगा। तो ये कब लाइबिलिटीज होगा, कि जब आप किसी गुड्स को सेल करेंगे। ये क्लियर है ना। जैसे हमने एक उदाहरण आपको बताया, समझिए एक बार, आउटवार्ड सप्लाई, यानी कि जीएसटी में जो कुछ भी सेल करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, आउटवार्ड। यानी कि जो भी आप कुछ सेल करेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, आउटवार्ड। लेकिन आगे कह रहा है आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। यदि आप आउटवार्ड सप्लाई कर रहे हैं ना, तो टैक्स लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब हमने आपको बताया था कर्ज, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कर्ज। और टैक्स का मतलब आप लोग जानते हैं, कर, क्या होता है, कर। अब सपोज करिए कि आप क्या कर रहे हैं, जब कोई सामान सेल कर तो उसका बता रहे लाइबिलिटीज बढ़ जाता है। तो बढ़ता कैसे है, तो हमने एक उदाहरण दिया आपको, कि सपोज करिए कि आप कोई सामान कितना में खरीदे हैं, 100 रुपए में, और इस पे आप जीएसटी क्या रुपया दे दिए, 25 रुपया, मान लेते हैं क्या रुपया दे दिए, 10। यानी कि 100 रुपये हम खरीदे और 10 रुपया क्या दे दिए, जीएसटी। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना हम खरीदते हैं उतना हम तो बेचते नहीं है ना। अगर हम 100 रुपये में खरीदे, 100 रुपये में तो बेचेंगे नहीं, उसमें कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। तो सपोज करिए कि सारा प्रॉफिट रख के आप इसको बेच रहे हैं 120 रुपया में, कितना में बेच रहे हैं, 120। तो जब आप 100 रुपये में खरीदे थे तो 10 रुपया टैक्स दिए थे ना। अब कैसे, हम मान लेते हैं कि 100 रुपया हमारा जीएसटी लगे, हम कितना बताए थे, 5%, 10%, ये बताया था आप लोगों को ना, कितना कितना हमने आपको बताया था, 5 लगता है, फिर 6%, 12,
फिर 18, उसके बाद से 28, ये बताए थे ना। या चलिए थोड़ा सा हम लोग बड़ा अमाउंट ले लेते हैं। सपोज करिए कि आपने खरीदा कितना में, 1000, कितना में 1000। तो 1000 में आपका क्या लग गया, तो सपोज करिए आपका 18% जीएसटी लग गया। प्लस कितना परसेंट, 18%। 1000 का 18% कितना होगा, कितना होगा। तो आप ये टोटल कितना, 1000 हो रहा है ना, और 1000 में जोड़ लीजिए कितना, 180। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 1180। अब 1000 में खरीदे हैं, तो आप इसको 1000 में तो बेचेंगे नहीं। सपोज करिए कि अब आप इसको बेच रहे हैं कितना में, 1200, कितना में 1200। तो प्लस इस पर भी तो 18% जीएसटी लगेगा ना, कितना परसेंट लगेगा, 18। फिर 1200 का 18% कितना होगा, हाँ बताओ प्रियांशु। 1200 का 18%, बताओ कितना होगा, 216, कितना आएगा, 216। तो अब आप 1200 में जोड़ लीजिए कितना, 216, तो आपका कितना हो जाएगा, 1400। तो अभी ये सारा हटाइए पास दूर, बस आप क्या रखिए, आपने खरीदते समय कितना जीएसटी दिया था, 180 दिए थे ना, और खरीदते समय आपने कितना ले लिया, 216। अब 216 में से 180 को माइनस करिए, आपको मिलना कितना था, 180 रुपये आप दिए थे ना, लेकिन आप कितना ले लिया उससे, 200। तो आपने एक्स्ट्रा कितना रुपया लिया है, 36। एक्स्ट्रा कितना लिए हैं, 36। तो ये जो 36 रुपये आपने एक्स्ट्रा लिया है, ये आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये अब आपके ऊपर कर्ज हो गया है ना। अब ये कर्ज आपको क्या करना हो, तो अपने गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा जीएसटी के रूप में, आ रहा समझे ना। अब यही हमारा क्या कहलाता है, टैक्स लायबिलिटी। जो आपका ये अमाउंट आया है ना, यही आपका क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी। तो आउटवार्ड में टैक्स लायबिलिटीज क्या, ये समझ आ रहा है ना, कि जब आप बेचते समय, अब देखिएगा आपने खैर में बेचा खरीदा था, 18% जीएसटी लगाए थे ना, तो 1200 में बेच रहे हैं तो 18% जीएसटी लगाएंगे, कम तो लगाएंगे नहीं। तो 1000 का 180 आ रहा है, और 1200 का कितना आ रहा है, 216। तो आपको मिलने वाला था जीएसटी रिटर्न होने वाला था कितना, 180, लेकिन आपने उससे एक्स्ट्रा कितना ले लिया, 200। जो एक्स्ट्रा लिए हैं वो आपके ऊपर एक लायबिलिटीज है कि नहीं है, तो वो लायबिलिटी आपको अपने गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में क्या करना होगा, पेमेंट करना। क्लियर सबको ना। अब ये टैक्स लायबिलिटी यानी कि आउटवार्ड सप्लाई के बाद से हमारा आता है क्या, यही टैक्स लायबिलिटी। अब वही देखिए टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर भी बता रहा है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई यानी कि सेल करते हैं, तो हम गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। यदि आप कोई सामान सेल करते हैं ना, तो उस गुड्स की कीमत के साथ साथ आप कुछ जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। ये समझ आ रहा है ना। जैसे अभी हमने बताया 1200 में सेल किए हैं, उसमें जीएसटी आपने कलेक्ट किया था कितना, 200। तो सेल करते समय उस गुड्स के साथ आपने जीएसटी भी कलेक्ट किया। फिर कह रहा है गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं, वही हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। जितना आपने जीएसटी कलेक्ट किया वही आपकी क्या कहलाएगी, टैक्स लायबिलिटी। फिर आगे कह रहा उदाहरण के लिए मान लीजिए एक गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत क्या रुपया है, 100 रुपये, और इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू। कितना परसेंट जीएसटी लागू है, 5%। तो टैक्स अमाउंट कितना रुपया होगा, 5 रुपया होगा। कह रहा है इस प्रकार हम कस्टमर से टोटल 105 रुपए में कलेक्ट करते हैं, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5। आपने उस गुड्स का कीमत कितना था, 100 रुपया, 5% जीएसटी लगा है, 100 रुपया का 5% कितना रुपया होगा, 5 रुपया होगा। तो अब उस कस्टमर से आप टोटल कितना रुपया लेंगे, 105 रुपये। तो वही आपका जो 5 रुपया आपने एक्स्ट्रा लिया, वही आपकी क्या कहलाएगी, टैक्स लायबिलिटी। क्या कहलाएगी, टैक्स लायबिलिटी।
और टैक्स लायबिलिटी के बाद से फिर आगे कह रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो इनपुट कब हो रहा था आपका, इनवार्ड सप्लाई में, इसी में हो रहा था ना। यही कह रहा ना कि जब आप इनवार्ड सप्लाई में आते हैं, कुछ परचेज करते हैं, तो परचेज होने पर आपका क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होता है। कह रहा जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। यानी कि जब आप गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, उसके साथ साथ आप कुछ टैक्स अमाउंट भी तो पेमेंट करते हैं ना। जैसे आपने 100 रुपया कोई सामान खरीदा और 5% जीएसटी लगाया था, आपने 5 रुपया उसको एक्स्ट्रा पेमेंट किया। आ रहा समझ में ना। और उसके बाद क्या रहा है, यही टैक्स अमाउंट ही हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है। जैसे कह रहा सपोज यदि हमने एक गुड्स को अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितना है 100 रुपये, और क्या कह रहा और इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू है, अतः टैक्स अमाउंट कितना होगा 5 होगा। और इस प्रकार हमने सप्लायर की टोटल कितना पेमेंट किए 105 पेमेंट किया। तो इस ट्रांजेक्शन के लिए आईटीसी हमारी कितनी हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी। यानी कि जब आपने सेल करते समय टैक्स लायबिलिटी कलेक्ट किया, उसी प्रकार से आपने परचेज करते समय क्या प्राप्त किए, इनपुट प्राप्त किए, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा ना। और फिर आगे इसमें आपका बताया गया एक स्ट्रक्चर कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। अब कह रहा है प्रत्येक गुड्स और सर्विस की सप्लाई के लिए निम्नलिखित टैक्स कंपोनेंट्स प्रभावित होते हैं। जैसे कह रहा है सेंट्रल, यानी कि आपका उसको शॉर्ट में क्या कहा जाएगा सीजीएस आर सेंट्रल टैक्स। तो सेंट्रल टैक्स कब होगा, कह रहा ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई आर सर्विस, यानी चाहे आपका गुड्स हो चाहे सर्विस हो, दोनों पर। यदि इंट्रा का मतलब हमने आपको क्या बताया, अपने स्टेट के अंदर। तो जब आप अपने स्टेट के अंदर कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करेंगे तो वहां पे आपका कौन सा टैक्स आएगा, सेंट्रल टैक्स। और फिर कह रहा स्टेट टैक्स, स्टेट जीएसटी, यानी कि शॉर्ट में क्या बोलेंगे एसजीएसटी आर स्टेट टैक्स। अब स्टेट टैक्स कब होगा, कह रहा ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस आर, कि चाहे आप गुड्स की सेल करिए और चाहे आप सर्विस प्रोवाइड करिए। अब ये दोनों केस यदि आप अपने स्टेट के अंदर हैं, वो आपका क्या होगा वहां पे स्टेट टैक्स होगा। आ रहा समझे ना। तो जब दोनों एक साथ है इंट्रा स्टेट सप्लाई का और ये सेंट्रल टैक्स का और स्टेट टैक्स, दोनों का सेम ही दिया है ना, इंट्रा स्टेट और इंट्रा स्टेट। तो हमने आपको बताया था कि जब किसी गुड्स से आपका 5% जीएसटी लगा है, तो 5% में 2.5% कौन ले लेगा, सेंट्रल, और 2.5% कौन ले लेगा। आ रहा समझे ना। लेकिन फिर आ क्या रहा है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड क्या है, यानी कि आईजीएसटी। क्या है आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड ऑन इंटर स्टेट। इंटर स्टेट क्या होगा, अपने स्टेट से बाहर। कह रहा है इंटर स्टेट एज एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, कि आप अपने स्टेट से बाहर कोई आयात या निर्यात करते हैं तो उस समय आपका क्या होगा आईजीएसटी। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप अपनी कंट्री से बाहर चले जाते हैं यूनियन, यानी कि आप अपने कंट्री से बाहर भी चले जाएंगे तो भी वहां पे आपका क्या लगेगा आईजीएसटी लगेगा। क्योंकि सपोज कि आपका कंट्री इंडिया है और इंडिया से आप बाहर किसी दूसरे कंट्री से परचेज या सेल करें, अक्सर होता है ना, जैसा मैक्सिमम सामान आप खरीदेंगे तो उस पर लिखा है मेड इन चाइना, तो कहाँ का बना होता है, तो वहां भी अगर जीएसटी लगे तो वहां पे कौन सा लगेगा, क्लियर सबको ना। तो अभी तक इस समय हमने आपको क्या क्या बताया इसमें, डुअल जीएसटी मॉडल, जिसमें दोनों को पावर दिया गया है, स्टेट को भी और सेंट्रल को। फिर आगे हमने आपको बताया सप्लाई, कि जब हम कोई गुड्स या सर्विस सेल या प्रोवाइड करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है सप्लाई। हमने आपको बताया टाइप ऑफ सप्लाई, वैसे देखा तो 2 प्रकार के होंगे, एक इंटर स्टेट और एक इंटर स्टेट, और इनवार्ड फिर आउटवार्ड।
इनवार्ड का मतलब क्या होगा, जो हमारे बिजनेस में खरीद के आएगा, और आउटवार्ड का मतलब क्या होगा, जो हम अपने बिजनेस से हो जाएगा। फिर आगे हमने आपको बताया टैक्स लायबिलिटी, तो सेल करते समय जो हम टैक्स लिए रहेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, टैक्स लायबिलिटी। और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, जो हम परचेज करते समय पहले हम टैक्स दे चुके हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स। फिर इसका हमने आपको स्ट्रक्चर बताया कि जब आप अपने स्टेट में रहेंगे तो आपका सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, और जब अपने अपने स्टेट से बाहर जाएंगे तो इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि आईटीएस। क्लियर सबको ना, ये थोड़ा सा पढ़ के आइए घर से आगे आप लोग। बाकी आप लोग आगे जाएंगे तो और भी चीजें यहाँ पे दिया है, जैसे जीएसटी के बाद से वैट दिया है, परचेज करेंगे तब क्या होगा, फिर एंट्री टैक्स करेंगे तब क्या होगा, हो जाएगा ना। एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स सारा दिया है, ये सब एक टैक्स है। जैसे देखिए सर्विस टैक्स पे आपका क्या लगेगा, एंट्री टैक्स लगेगा, आया समझे ना। अब ये टैक्स आपका अभी किस में जाएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स में जाएगा। फिर यहाँ पे दिया सर्चेज एंड चेज, ये जो चेज का मतलब समझिए क्या होता है, जैसे कुछ अन्य टैक्स हो जाते हैं। जैसे आप कोई टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, सपोज करिए कि जब आप जीएसटी पेमेंट करेंगे ना, जब जीएसटी पेमेंट करना लेट होता है तो आपको कुछ लेट फी भी भरना होता है, आ रहा समझे ना। अब उसका जीएसटी पेमेंट करने का जो डेट होता है ना, वो पहली तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक होता है। कितनी तारीख तक होता है, पर मंथ के पहली तारीख से लेकर के 20 तारीख तक। यदि आप 20 के बाद से जितना लेट करेंगे तो पर डे का वो कितना कटता है, 50 रुपये। पर डे का कितना कटता है, 50। यानी कि जीएसटी के बाद से अदर आपको जो भी टैक्सेस देने होंगे वो आपके किस में आएंगे, सरचार्ज या आ रहा समझे ना, इसको कहते हैं लग्जरी टैक्स। क्लियर सबको। तो आज आप लोग यहाँ तक थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और क्या, अब देखना पड़ेगा उसमें कितना टैक्स लगाते हैं। अब आप लोग इसके आगे पढ़ के आइएगा, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन, कि जब आप जाते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही क्यों जरूरी है, आ रहा समझे ना। तो ये आप लोग इतना पढ़ के आए, बाकी अगली क्लास में जानेंगे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी क्यों जरूरी है।